चलिए पढ़ते हैं हिंदी विद निशा। हेलो एवरीवन। प्रिय साथियों, यह सामग्री साहित्य का जो उद्देश्य हमारा निबंध लगा हुआ है उसमें प्रेमचंद की जो साहित्यिक दृष्टि है उससे संबंधित यह सामग्री है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं वो मूलतः एक कथाकार हैं और साथ ही साथ उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत अपने साहित्य संबंधी जो दृष्टि को विश्लेषित किया है और लेखन पर पैनी नज़र रखने वाले प्रेमचंद साहित्य के संबंध में जो एक प्रगतिशील लेखक संघ सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत वो कहते हैं कि यह जो सम्मेलन था यह हमारे साहित्य के इतिहास की यादगार घटना थी, जिसके अंतर्गत अभी हमारे अब जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन सब में अब तक सिर्फ एक भाषा और उसके प्रचार पर ही बहस की जाती है। लेकिन यहाँ तक कि अगर हम उर्दू और हिंदी का जो आरंभिक साहित्य मौजूद है उसका उद्देश्य सिर्फ विचारों और भावों पर असर डालना ही नहीं है, केवल भाषा का निर्माण करना भी था। तो और ये जो कार्य था ये बहुत महत्व का कार्य था और जब तक भाषा एक स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर लेती है तो उसमें विचारों और भावों को व्यक्त करने की जो शक्ति है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। और प्रेमचंद जी के अनुसार जो हमारी भाषा है वो एक साधन है, ना कि वो साध्य है। और वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी भाषा होती है वो बोलचाल की भी होती है और लिखने की भाषा भी होती है। तो बोलचाल की भाषा तो जो मीर अमन और लल्लू लाल के ज़माने में मौजूद थी, पर उन्होंने जिस भाषा की दाग बेल डाली थी और वो लिखने की भाषा थी और वही एक साहित्य था। क्योंकि बोलचाल की भाषा से सिर्फ हम अपने जो हमारे जो करीब के लोग होते हैं उनके साथ हम विचार अपने प्रकट करते हैं और अपने हर्ष और जो दुख होते हैं उनके भावों का चित्र खींचते हैं। और यही काम जो एक साहित्यकार होता है वो भी अपनी लेखनी के द्वारा करता है। और हाँ, जब वो अपनी लेखनी के द्वारा ये काम करता है तो जब जो पाठक वर्ग उसको पढ़ता है तो वो भी उसी के साथ अपने को जोड़ने का साहस करता है, अनुभूति करता है उसको। और फिर ये जो रचनाएं जो रचता है एक साहित्यकार वो पाठकों के हृदय को प्रभावित करती है। और प्रेमचंद जी के अनुसार जो लेख दिया जाए वो सबका सब साहित्य है, लेकिन हम सच्चा साहित्य या असली साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई एक सच्चाई प्रकट की गई हो और जिस साहित्य की जो भाषा है वो प्रौढ़ हो, परम अर्जित करने वाली हो, सुंदर हो और जो दिल और दिमाग पर जिसमें असर डालने का गुण मौजूद हो। प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, लेकिन उनके अनुसार जो एक सच्ची परिभाषा है वो ये है कि जो साहित्य है वो जीवन की आलोचना है। अब चाहे वो निबंध के रूप में हो, चाहे वो कहानियों के रूप में हो या काव्य के रूप में हो, उसके उस साहित्य के अंतर्गत अंतर्गत हमारे जीवन की आलोचना और उसकी व्याख्या करनी चाहिए। प्रेमचंद जी का यह भी मानना है कि जो काव्य और साहित्य का जो उद्देश्य है वो हमारी जो अनुभूतियाँ हैं उसकी तीव्रता को बढ़ाना है। यानी हम जो अनुभव करते हैं उसकी तीव्रता को किसी तरह बढ़ाया जाए। लेकिन जो मनुष्य का जीवन है वो केवल स्त्री और पुरुष का प्रेम जीवन ही नहीं है। प्रेमचंद जी का यह मानना है कि जो अब हमारी साहित्य की जो रुचियाँ हैं अब वो बहुत तेज़ी से बदल रही है। समय समय पर जो पाठक है वो कुछ नया चाहता है। तो लेकिन अब जो साहित्य है वो केवल मन बहलाव की चीज़ ही नहीं रह गया है, मनोरंजन के अलावा भी उसके बहुत सारे उद्देश्य है। तो जो साहित्यकार है उसको जो हमारे समाज में प्रचलित जितने भी कुछ विषय हैं उन सब के ऊपर उसको लिखना चाहिए, ना कि सिर्फ उसका लिखने का उद्देश्य ये हो कि केवल पाठक को सिर्फ एक मनोरंजन प्राप्त हो। तो उसको हर विषय को अपने काव्य के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। आगे प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि चाहे नीति शास्त्र हो चाहे साहित्य शास्त्र हो, दोनों का जो उद्देश्य होता है वो एक ही होता है, लेकिन दोनों की जो विधियाँ होती हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि नीति शास्त्र जो होता है वो तर्कों और उपदेशों के माध्यम से हमारे मन और हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो साहित्य होता है साहित्य मनुष्य की मानसिक अवस्था और भाव क्षेत्र को चुनकर जीवन के संबंधी जो बातें होती है उसको समझाने का प्रयत्न करता है। और हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या बोलते हैं या अनुभव करते हैं या कल्पना भी करते हैं तो उन सभी का रचनात्मक परिणाम क्या होता है? साहित्य होता है। तो कवि या साहित्यकार में सामान्य मनुष्य की अपेक्षा अनुभूति की जो मात्रा होती है वो तीव्र होती है।
इसलिए जो उसकी रचना होती है वो बहुत अद्भुत, आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। और जिस साहित्य में हमारी रुचि बनती है या हमारी जिस साहित्य हम में जो हमारी आध्यात्मिकता है उसकी मानसिकता को बल मिलता है और जब हमें समस्याओं पर विजय पाने की दृढ़ता मिलती है तो वही साहित्य हमारे लिए अच्छा। प्रेमचंद जी प्रेम के महत्व को बताते हुए आगे कहते हैं कि जो हमारी सारी कमज़ोरियां हैं उसकी जिम्मेदारी जो है हमारी कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने पर ही है। तो जहाँ सच्चा सौंदर्य प्रेम होता है, जहाँ प्रेम की विस्तृति होती है, वहाँ कमज़ोरियाँ कहाँ रह सकती है। और प्रेम ही हमारा आध्यात्मिक भोजन है और सारी कमज़ोरियाँ जो होती है वो इसी भोजन के ना मिलने से ही होती है और दूषित भोजन के मिलने से पैदा होती है। तो यानी यहाँ प्रेमचंद जी प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अगर हमें प्रेम जैसा भोजन नहीं मिलता है तो हम बीमार पड़ सकते हैं या जो जितनी भी हमारे अंदर कमज़ोरियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति कराता है, उसका एक वाक्य, उसका एक शब्द, एक संकेत इस तरह हमारे अंदर जा बैठता है कि जो हमारा पूरा अंतःकरण है वो प्रकाशित हो उठता है। पर जब तक कलाकार खुद सौंदर्य के प्रेम से छककर मस्त ना हो जाए, उसकी आत्मा स्वयं इस ज्योति से प्रकाशित नहीं हो सकती है और जब तक वो खुद इससे प्रकाशित नहीं होगा तब तक वो हमें प्रकाश नहीं दे सकता है। अब आगे यहाँ पूछा जा रहा है कि सौंदर्य है क्या चीज़। तो वैसे तो ये प्रश्न बहुत बिना अर्थ का सा मालूम होता है, लेकिन सौंदर्य हम सब जानते हैं कि क्या है। हमने सूरज का उगना और डूबना देखा है, सुबह और शाम की लालिमाएँ हमने देखी है, सुंदर सुगंध भरे फूल देखे हैं, मीठी बोलियाँ बोलने वाली चिड़िया देखी है, कल-कल निनादनी नदियाँ देखी हैं, नाचते हुए झरने देखे हैं। तो यही सब प्रेमचंद जी के अनुसार सौंदर्य है और इसी में ही हमें सौंदर्यता दिखाई देती है। जब हमारी जो आत्मा है वो प्रकृति के मुक्त वायुमंडल में पालित और पोषित होती है तो उसके अंतर्गत जो कीड़े मकोड़े जो पलते हैं वो अपने आप हवा और रोशनी से मर जाते हैं। तो हम प्रकृति से अलग होकर अपने को सीमित कर लेने से जो सारी मानसिक और जो भावगत बीमारियां हैं वो हम में पैदा हो जाती है। तो साहित्य क्या करता है, हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाधीन बनाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि उसी की बदौलत हमारे मन का संस्कार होता है और यही साहित्य का प्रमुख उद्देश्य भी है कि जब जिस साहित्य से हमारे मन का संस्कार हो तो वही एक अच्छा साहित्य माना जा सकता है। आगे प्रेमचंद जी जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसके नाम के बारे में अपने मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये जो प्रगतिशील लेखक संघ है ये नाम ही मेरे अनुसार तो गलत है, क्योंकि जो साहित्यकार या जो कलाकार होता है वो उसका स्वभावतः ही वो प्रगतिशील होता है। और अगर किसी साहित्यकार का या कलाकार का यह स्वभाव नहीं होगा तो शायद वो साहित्यकार हो ही नहीं सकता है। और प्रेमचंद जी के अनुसार उन्नति से हमारा जो तात्पर्य है वो उस सिचुएशन या स्थिति से है जिसमें हम दृढ़ता और कर्म शक्ति हमारी उत्पन्न हो, जिसमें हम अपनी जो हमारी दुख की अवस्था है हमें उसकी अनुभूति हो और हम ये देखें कि किन जो अंतर्बाह्य कारणों से हम इस निर्जीवता और इस जो नुकसान की जो अवस्था है इस पर पहुंच गए और इसको किस तरह हम दूर करने की कोशिश करें। प्रेमचंद जी कहते हैं कि अगर हम हमारे पथ में अहमवाद और अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देते हैं तो वो पथ हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाता है। और ये ऐसी कला ना व्यक्ति के लिए उपयोगी है और ना जो हमारा समुदाय है उसके लिए उपयोगी है। प्रेमचंद जी यह मानते हैं कि जो हमारी कला है वो यौवन के प्रेम में पागल है, यानी अब जो हमारी जवानी है उसके प्रेम में बिल्कुल पागल हो गई है हमारी कला और वो ये नहीं जानती है कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने के लिए नहीं है, नायिका की निष्ठुरता का रोना रोने के लिए या उसके ऊपर रूप गर्व या चोंचले पर सिर धुनने में नहीं है, बल्कि जवानी वो नाम है जिसमें आदर्शवाद का, हिम्मत का, कठिनाइयों से मिलने की इच्छा रखने का, आत्मत्याग करने का नाम है। प्रेमचंद जी साहित्यकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो साहित्यकार है उसका लक्ष्य केवल महफिलों को सजाना या फिर मनोरंजन का साधन जुटाना ही मात्र नहीं है। उसका दर्जा इतना ना गिराइए कि वो सिर्फ महफिल सजाए और मनोरंजन का सामान जुटाए, बल्कि वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली कोई सच्चाई भी नहीं है, बल्कि राजनीति और देशभक्ति के आगे जो सच्चाई है उसको दिखाना साहित्यकार का परम लक्ष्य है। और हमें अक्सर यह शिकायत होती है कि साहित्यकारों के लिए
हमारे भारत देश में कोई स्थान नहीं है। अर्थात भारत के साहित्यकारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम सभ्य देशों में देखें तो जो साहित्यकार होता है वो समाज का सम्मानित सदस्य सदस्य माना जाता है। और बड़े-बड़े अमीर और मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे मिलने में अपना गौरव मानते हैं। लेकिन यहाँ भारत में तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया है कि यहाँ तो उनके लिए स्थान ही नहीं है। लेकिन अब अगर हम बाहर के देशों की चर्चा कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह वहाँ अमीर लोग साहित्यकारों से मिलने में अपना गौरव समझते हैं। और परंतु हिंदुस्तान जो है वो अभी मध्य युग की अवस्था में ही पड़ा हुआ है। और यदि इस साहित्य ने अमीरों का याचक बनने में ही अपने जीवन का सहारा बना लिया है, या वो उन आंदोलन, हलचलों और क्रांतिकारों से बेखबर हो जो संसार में हो रही हैं, तो अपनी ही दुनिया बनाकर साहित्यकार उसमें हंसता रहे या रोता रहे, तो उसके लिए इस दुनिया में अगर कोई जगह नहीं है तो ये कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि साहित्यकार का उद्देश्य ही होता है कि वो समाज में जो भी चीज़ें हो रही है उसको काव्य रचना के माध्यम से पाठकों के सामने प्रस्तुत करे। तो जब साहित्यकार बनने के लिए अनुकूल रुचि के सिवा कोई भेद नहीं रहा, तो जैसे महात्मा बनने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है आपको। अगर आप दर-दर भटक रहे हो, तो बस आप एक महात्माओं की श्रेणी में आने लग जाते हो। तो उसी कार साहित्य भी क्या करे, वो भी निकल जाए अपना थैला लटका के। प्रेमचंद जी कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो साहित्यकार होता है वो पैदा होता है, ना कि बनाया जाता है। और यदि हम अपनी शिक्षा और जिज्ञासा से इस प्रकृति को कुछ देन दे सकें, तो ये हम साहित्य की अधिक सेवा ही कर सकेंगे। क्योंकि अरस्तू और दूसरे विद्वानों ने जो साहित्यकार बनने के लिए कड़ी शर्तें लगाई हैं, और उनकी जो मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक भागवत सभ्यता तथा शिक्षा के लिए सिद्धांत और विधियाँ निश्चित कर दी गई है। लेकिन आज हिंदी में जो साहित्यकार है उसके लिए सिर्फ एक प्रवृत्ति मात्र ही कला समझी जाती है, और उसके लिए उसे किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि अगर वो किसी एक भी विषय से परिचित नहीं है, यानी उसको राजनीति, समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, तो भी वह आज के समय में साहित्यकार है। ऐसा नहीं है कि उसको हर विषय का ज्ञान होगा, नहीं, उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो भी वो आज के समय में साहित्यकार ही माना जाता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिन साहित्यकारों को सिर्फ पैसा प्यारा है, उनके लिए साहित्य के मंदिर में कोई स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की ज़रूरत है जिन्होंने सेवा को ही एक अपनी सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का एक जोश हो। और ये तो हम मानते हैं कि जो हमारी इज्जत होती है वो हमारे अपने ही हाथ में होती है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करते हैं, तो जो मान, प्रतिष्ठा या फिर प्रसिद्धि है वो खुद ब खुद हमारे पाँव चूमती है। तो फिर हमें अपने मान प्रतिष्ठा की चिंता करनी नहीं चाहिए, और उसकी अगर हमें वो नहीं मिल पाती है तो हमें उसके लिए निराश भी नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो आदमी एक सच्चा कलाकार है, वो स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। यानी उसके अंदर स्वार्थ की भावना बिल्कुल नहीं होगी। उसे अपनी मन की संतुष्टि के लिए किसी प्रकार के दिखावे की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर उसके अंदर ये दिखावे की प्रवृत्ति है तो उससे उससे ऑटोमेटिक की घृणा हो जाएगी। तो उसे इस हिम्मत के साथ वो ये कहेगा कि मैं तो आज़ाद हूँ, और मैं इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के निथरे हुए पानी के एक प्याले से मारा जा सकता है। तो जो सच्चा साहित्यकार होगा या जो सच्चा कलाकार होगा, उसे साहित्य का कोई शराब, कबाब या राग रंग का मुखोपेक्षी बना रहना उसे पसंद नहीं होगा। यानी वो सिर्फ साहित्य को मनोरंजन की वस्तु मात्र नहीं समझेगा, बल्कि वो साहित्य को कर्म का संदेश वाहक बनाने का दावेदार होगा। और उसे किसी प्रकार की भाषा से कोई बहस नहीं होगी। आदर्श व्यापक होने से भाषा अपने आप सरल हो जाती है। और जो साहित्यकार अमीरों को मुँह जोने वाला है, वो एक रईसी रचना शैली को स्वीकार करता है, और जो जन साधारण की शैली में लिखने वाला है, वो जन साधारण की भाषा में ही लिखता है। यानी गाँव की भाषा का वो उपयोग करता है, जो आदमी की आम बोलचाल की भाषा है उसका प्रयोग करता है। और हमारा उद्देश्य यह है एक ऐसा वायुमंडल उत्पन्न कर देना है कि जिससे एक विशेष प्रकार का साहित्य उत्पन्न हो सके और पनप सके। और हम ये चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में जो हमारी परिषदें हैं वो स्थापित हो जाएं, और वहाँ साहित्य की जो रचनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उन पर नियम पूर्वक चर्चा की जाए, वहाँ निबंध पढ़े जाएँ, वहाँ बहस की जाए, वहाँ आलोचना हो, प्रत्यालोचना हो। तो तभी जो ऐसा वायुमंडल हम तैयार करना चाहते हैं, तभी वो हो सकेगा जब ये सारे कार्य होंगे।
और यह सब करके ही साहित्य में एक नए युग का आविर्भाव होगा। हम हर एक सूबे में, हर एक ज़बान में ऐसी परिषदें स्थापित करना चाहते हैं कि जिसमें हम हर एक भाषा में अपना संदेश पहुंचा सकें। और ये समझना हमारी भूल होगी कि यह हमारी कोई एक नई कल्पना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो देश के सच्चे साहित्य सेवी हैं, उनके हृदय में सामुदायिक जो भावनाएँ हैं, वो पहले से ही विद्यमान हैं। तो भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से ही बो रखे हैं। जगह-जगह अब उसके अंकुर भी निकलने लगे हैं। बस अब हमें क्या करना है कि जो विचार हैं, हमें उनको सींचना और उनके लक्ष्य को पुष्ट करना ही हमारा उद्देश्य है। आशा करती हूँ साथियों कि मेरे द्वारा आपको प्रेमचंद की जो साहित्यिक दृष्टि मैंने आपको बताई है वो आप लोगों को समझ आई होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट भी करिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।